टुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले अभ्यास प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2020 के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किस खोज के लिए प्रदान किया गया है? कार्बन डेटिंग के लिए नई तकनीक की खोज के लिए, जीनोम एडिटिंग से जुड़ी एक विधि के विकास के लिए, हीलियम के नाभिक से जुड़ी नई जानकारी के लिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी। जीनोम एडिटिंग की एक पद्धति विकसित करने के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार फ्रांस की वैज्ञानिक इमैनुएल कारपेंटियर और अमेरिका की वैज्ञानिक जेनिफर डॉदना को दिया जाएगा। दोनों महिला वैज्ञानिकों ने जीन एडिटिंग तकनीक विकसित की थी जिसे क्रिस्पर कैस9 स्निपिंग कैंची कहा जाता है। इसे जेनेटिक सीजर्स नाम दिया गया है। इससे पहले अब तक 5 महिलाओं को रसायन शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया जा चुका है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। अगला सवाल, हाल ही में विश्व आर्थिक मंच और एजेंसी गाइडेंस ने संयुक्त रूप से मिलकर किस राज्य में एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब AM हब की स्थापना की बात कही है? ऑप्शन हैं केरल, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर तमिलनाडु। सही जवाब है ऑप्शन डी, तमिलनाडु। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम और एजेंसी गाइडेंस ने संयुक्त रूप से तमिलनाडु राज्य में AMHUB की स्थापना की बात कही है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग हब यानी AM हब देश में अपनी तरह का पहला उन्नत विनिर्माण केंद्र है। गाइडेंस तमिलनाडु राज्य की नोडल निवेश प्रोत्साहन एजेंसी है। AM हब राज्य को सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिक मोबिलिटी और वस्त्र जैसे अन्य क्षेत्रों में मदद करेगा। यह चौथी औद्योगिक क्रांति के तहत क्षेत्रीय अवसरों की पहचान करके तमिलनाडु के उत्पादन क्षेत्र को बढ़ावा देने में मदद करेगा। चौथी औद्योगिक क्रांति आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, क्लाउड कंप्यूटिंग आदि के माध्यम से संभावित है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला सवाल है, 2020 के साहित्य के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? रॉबर्ट रिंज, लुइस ग्लक, प्रोफेसर T मार्गरेट या फिर जॉन सिंजवे। सही जवाब है ऑप्शन बी। हाल ही में अमेरिकी कवयित्री लुइस ग्लक को साल 2020 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिए जाने की घोषणा हुई है। लुइस ग्लक को उनकी कविता के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। ये 1996 में विस्लावा सिम्बोर्स्का के बाद पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला कवि हैं। साहित्य में नोबेल पुरस्कार 1901 और 2019 के बीच 112 बार प्रदान किया गया है। इनमें से केवल 14 महिलाएं शामिल थीं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स यानी POPs में सूचीबद्ध 7 रसायनों के रेटिफिकेशन को मंजूरी दी है। भारत द्वारा स्टॉकहोम कन्वेंशन को कब रेटिफाई किया गया? जनवरी 2006, दिसंबर 2006, फरवरी 2007 या फिर जुलाई 2008। सही जवाब है जनवरी 2006। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्टॉकहोम कन्वेंशन के तहत परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स में सूचीबद्ध 7 रसायनों के रेटिफिकेशन को मंजूरी दी है। भारत द्वारा स्टॉकहोम कन्वेंशन को जनवरी 2006 में रेटिफाई किया गया था। स्टॉकहोम कन्वेंशन मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण को परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स से बचाने के लिए एक वैश्विक संधि है। POPs ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो पर्यावरण में लंबे समय तक बने रहते हैं, जीवित जीवों में जैव संचय करते हैं और मानव स्वास्थ्य या पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं। POP के संपर्क में आने से कैंसर, सेंट्रल और पेरिफेरल तंत्रिका तंत्र को नुकसान, प्रतिरक्षा प्रणाली को नुकसान, प्रजनन संबंधी बीमारियां और शिशु विकास में बाधा हो सकती है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है? 8 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10 अक्टूबर या फिर 11 अक्टूबर। सही जवाब है ऑप्शन बी। हर साल संयुक्त राष्ट्र द्वारा 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन की स्थापना 9 अक्टूबर 1874 को की गई थी, इसलिए 9 अक्टूबर को यह दिवस मनाया जाता है। यह दिवस लोगों के दैनिक जीवन में पोस्ट की भूमिका के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए मनाया जाता है। भारत 1876 से यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन का सदस्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत के SO2 उत्सर्जन में 2018 की तुलना में 2019 में कितने प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई? 5%, 6%, 7% या फिर 8%। सही जवाब है इसका ऑप्शन बी, 6%। हाल ही में ग्रीन पीस इंडिया और सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर CREA ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के अनुसार 4 वर्षों में पहली बार भारत के सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जन में 2018 की तुलना में 2019 में 6% की गिरावट दर्ज की गई।
उत्सर्जन में कमी के बावजूद भारत लगातार 5वें वर्ष सबसे ज्यादा SO2 उत्सर्जन करने वाला देश बना हुआ है। SO2 एक जहरीला वायु प्रदूषक है जो स्ट्रोक, हृदय रोग, फेफड़ों के कैंसर और असमय मौत का कारण बन सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 2019 में मानव जनित SO2 उत्सर्जन वैश्विक उत्सर्जन का 21% था और यह दूसरे सबसे ज्यादा उत्सर्जन करने वाले देश रूस के मुकाबले दोगुना है। रिपोर्ट के अनुसार चीन सर्वाधिक उत्सर्जन करने वाला तीसरा देश है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में चरवाहों की स्थिति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस दौरान चरवाहों से केवल चारागाह की जमीन के लिए टैक्स वसूले जाते थे। औपनिवेशिक सरकार चरवाहों को जन्मजात अपराधी घोषित कर चुकी थी। 1850 से 1880 के दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। किसी भी चारागाह में दाखिल होने के लिए प्रत्येक चरवाहे को एक पास जारी किया जाता था। सही जवाब है इसका ऑप्शन ए। औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में चरवाहों की स्थिति काफी दयनीय थी। औपनिवेशिक शासन ने इन चरवाहों पर कई तरह के नियम कानून आरोपित कर दिए थे। इन चरवाहों को जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया था। क्योंकि अंग्रेजों का मकसद अपनी आमदनी बढ़ाना था, तो इसके लिए वे लगान वसूली का हर संभव रास्ता अपना लेते थे। उन्होंने जमीन, नहरों के पानी, नमक, खरीद फरोख्त की चीजों और यहां तक कि मवेशियों पर भी टैक्स वसूली का ऐलान कर दिया था। चरवाहों से चारागाह में चरने वाले एक एक जानवर पर टैक्स वसूल किया जाने लगा। देश के ज्यादातर चरवाही इलाकों में 19वीं सदी के मध्य से ही चरवाही टैक्स लागू कर दिए गए थे। 1850 से 1880 के दशकों के बीच टैक्स वसूली का काम बाकायदा बोली लगाकर ठेकेदारों को सौंपा जाता था। प्रत्येक चरवाहे को एक पास जारी किया गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला सवाल है, औपनिवेशिक सरकार द्वारा भारत में किस वर्ष अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया गया था? 1865, 1871, 1878 या फिर 1885? सही जवाब है ऑप्शन बी 1871। अंग्रेज अफसर घुमंतू किस्म के लोगों को शक की नजर से देखते थे और वे घुमंतुओं को अपराधी मानते थे। इसीलिए 1871 में औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम पारित किया था। इस कानून के तहत दस्तकारों, व्यापारियों और चरवाहों के बहुत सारे समुदायों को अपराधी समुदायों की सूची में रख दिया गया था। उन्हें कुदरती और जन्मजात अपराधी घोषित कर दिया गया था। इस कानून के लागू होते ही ऐसे सभी समुदायों को कुछ खास अनुसूचित गांवों, बस्तियों में बस जाने का हुक्म दिया गया। उनकी बिना परमिट आवाजाही पर रोक लगा दी गई थी और पुलिस उन पर हमेशा नजर रखती थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, भाबर शब्द का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदान, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई रेत से बने मैदान, गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क जंगल के इलाके, या फिर कश्मीर के इलाकों में चारागाही इलाके? सही जवाब है ऑप्शन सी। गढ़वाल और कुमाऊं के गुज्जर चरवाहे सर्दियों में भाबर के सूखे इलाकों की तरफ और गर्मियों में ऊपरी घास के मैदानों की तरफ चले जाते थे। इनमें से बहुत सारे चरवाहे हरे भरे चारागाहों की तलाश में 19वीं सदी में जम्मू से उत्तर प्रदेश की पहाड़ियों में आए थे और बाद में यहीं बस गए। गढ़वाल और कुमाऊं के इलाके में पहाड़ियों के निचले हिस्से के आसपास पाए जाने वाले शुष्क या सूखे जंगल के इलाकों को भाबर कहा जाता है, जबकि ऊंचे पहाड़ों में स्थित घास के मैदानों को बुग्याल कहा जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला सवाल है, रिंगल शब्द का निम्नलिखित में से क्या अर्थ है? घुमंतू समुदाय, एक तरह का पहाड़ी बांस, कश्मीर के चारागाही इलाके, या फिर घुमंतू समुदायों का एक प्रकार का भोजन? सही जवाब है ऑप्शन बी। गुज्जर गडेरिये बुग्याल में मिलने वाले रिंगल और घास से बने मंडपों में रहते हैं। रिंगल दरअसल एक तरह का पहाड़ी बांस होता है। घास से बने मंडपों का इस्तेमाल कार्यस्थल के रूप में किया जाता है। ये मंडप 10,000 से 11,000 फुट की ऊंचाई पर होते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला सवाल है, गद्दी नामक चरवाहा समुदाय का संबंध किस राज्य से है? राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश, केरल, हिमाचल प्रदेश? सही जवाब है ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। भारत में कई तरह के चरवाहा और घुमंतू समुदाय पाए जाते हैं। गद्दी भी इसी तरह का एक चरवाहा समुदाय है जो हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। ये लोग मौसम में उतार चढ़ाव का सामना करने के लिए सर्दी गर्मी के हिसाब से अपनी जगह बदलते रहते हैं। ठंड के मौसम में ये लोग शिवालिक की निचली पहाड़ियों में अपने मवेशियों को झाड़ियों में चराते हैं। अप्रैल आते आते वे उत्तर की तरफ चल पड़ते हैं और पूरी गर्मी लाहौल और स्पीति की घाटियों में बिताते हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। आइए अब अभ्यास प्रश्न देखते हैं।
किसे वर्ष 2020 का शांति का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? विश्व खाद्य कार्यक्रम, विश्व स्वास्थ्य संगठन, WTO या फिर FAO? तो इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिए। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए ख्याल रखिए। गुड बाय।